जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों शाम 5:30 बजे हमारे चैनल पर आपको हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। और दोस्तों सुबह 9 बजे स्टैटिक GK के भी आपको 15 क्वेश्चन हमारे चैनल पर मिलेंगे। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए शुभांकर के रूप में किसे अनावरण किया गया है। तो दोस्तों इसमें एक नोट करने वाली बात है, जो 2024 में ओलंपिक होंगे वह पेरिस में होंगे, इसे आप ज़रूर नोट कर लें। और दोस्तों इसके शुभांकर का अनावरण कर दिया गया है। तो दोस्तों इसका शुभांकर है फ्रीजियन कैप, ये फ्रीजियन कैप है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, 2024 पेरिस ओलंपिक के शुभांकर के रूप में फ्रीजियन कैप यानी दोस्तों फ्रांसीसी गणराज्य का यह प्रतीक है, लेकिन वर्तमान के लिए स्क्रीन्स पहनने हुए का अनावरण किया गया है। तो दोस्तों यह आप जानकारी जरूर नोट कर लें। और दोस्तों यह 2024 के ओलंपिक का शुभांकर का अनावरण किया गया है। और दोस्तों यह जो ओलंपिक होंगे यह पेरिस में होंगे, यह दोनों चीज़ें नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व में स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो दोस्तों यह बन गया है अपना देश भारत। अपना देश भारत विश्व में दूसरे स्थान पर स्टील का उत्पादन करने वाला बन गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों इससे पहले भारत चौथे स्थान पर स्टील उत्पादन करता था। अब दोस्तों यह दो देशों को पछाड़कर दूसरे स्थान पर आ चुका है, यह भी आप नोट कर लें। और दोस्तों स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, भारत स्टील के चौथे सबसे बड़े उत्पादक से वैश्विक स्तर पर स्टील के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में स्थानांतरित हो गया, यानी दोस्तों दूसरे स्थान पर आ गया है चौथे स्थान से। और दोस्तों यह हमारे देश के सौभाग्य की बात है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत ने मिस्र में COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो दोस्तों भारत और किस देश ने COP27 की लीड IT के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो दोस्तों यह की है भारत और स्वीडन ने, भारत स्वीडन ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, भारत और स्वीडन ने मिस्र में शर्म अल शेख में COP27 के मौके पर लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो दोस्तों जितनी भी जानकारी है इसे आप स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, मॉस्को प्रारूप मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस देश के मामलों से संबंधित है। तो दोस्तों मॉस्को प्रारूप जो है यह किस देश के मामलों से संबंधित है। तो दोस्तों यह है अफगानिस्तान के मामलों से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, अफगानिस्तान पर परामर्श के मॉस्को प्रारूप की चौथी बैठक मॉस्को में होगी, जिसमें भारत से अफगानिस्तान में स्थिरता स्थापित करने के लिए बात में एक प्रमुख भूमिका निभाने की उम्मीद है। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है CB आनंद बोस को। CB आनंद बोस को पश्चिमी बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों अब पश्चिमी बंगाल की राजधानी बता दूं, पश्चिमी बंगाल की राजधानी दोस्तों कोलकाता है, यह भी आप नोट कर लें। और दोस्तों यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले इसकी व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, पूर्व नौकरशाही सीबी आनंद बोस को पश्चिमी बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आप ज़रूर नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कोविड प्रतिबंधों की विस्तृत अवधि के दौरान भारत आने वाले विदेशियों की अधिकतम संख्या किस देश से थी। तो दोस्तों जब कोविड-19 की महामारी विश्व में फैल रही थी उस टाइम किस देश के विदेशी भारत में सबसे अधिक आए थे। तो दोस्तों यह आए थे अमेरिका के, यह अमेरिका के आए थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों यह करीब 4 लाख से ऊपर लोग अमेरिका से भारत में आए थे, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, इस अवधि के दौरान भारत आने वाले विदेशी की अधिकतम संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका से 4.29 लाख से थी। इसके बाद बांग्लादेश से 2.4 लाख का स्थान था। यानी दोस्तों इन दोनों देशों से 74% लोग भारत में 2021 के कोविड-19 महामारी में आगमन यानी आए थे। तो दोस्तों यह इंपॉर्टेंट जानकारी है, नोट जरूर कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, विज्ञान के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल अंडर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है बैंकिंग रामाकृष्णन को, बैंकिंग रामाकृष्णन को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। विज्ञान के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल अंडर ऑफ मेरिट से सम्मानित बैंकी रामाकृष्णन को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, भारत में जन्मे नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर बैंकिंग रामाकृष्णन को विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के सम्मान में ब्रिटेन के किंग चार्ल्स द्वारा प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ब्रिटेन के जो किंग हैं यानी किंग चार्ल्स हैं, उन्होंने इन्हें अंडर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो दोस्तों नोट जरूर कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, एनपीएस ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों एनपीएस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है सूरज भान को, यह सूरज भान को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, पेंशन फंड नियामक एक विकास प्राधिकरण ने सूरज भान को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत धन के प्रबंध के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों यह नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, नीति आयोग के चौथे पूर्वकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों नीति आयोग के चौथे पूर्वकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है अरविंद बिरमन को, अरविंद बिरमन को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, सरकार ने वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर अरविंद बिरमन को नीति आयोग के पूर्वकालिक सदस्य नियुक्त किया है। तो दोस्तों नोट जरूर कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है। तो दोस्तों भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है। तो दोस्तों यह बनी है दोस्तों लांस नायक मंजू, लायंस नायक मंजू बनी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, उन्नत हेलीकॉप्टर से 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने के बाद लॉन्च नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बन गई हैं। ध्रुव लॉन्च नायक मंजू सैन्य पुलिस कोर से हैं।
तो दोस्तों इतनी जानकारी ज़रूर आप नोट कर लें, इम्पोर्टेंट है यह दोस्तों। यह पहली महिला हैं जो हेलीकॉप्टर से 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली महिला भारतीय बनी हैं। तो दोस्तों नोट जरूर कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, सरकार ने संजय मिश्रा का कार्यकाल 1 साल और बढ़ाया, वह किस एजेंसी के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं? तो दोस्तों संजय मिश्रा जो हैं यह किस एजेंसी के कार्यरत हैं और इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया है? तो दोस्तों यह आईडी कंपनी के कार्यरत हैं और इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, संजय मिश्रा प्रवर्तन निदेशालय आईडी के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, जिनका कार्यकाल 1 और वर्ष के लिए बढ़ाया दिया है। तो दोस्तों नोट कर ली होगी। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 2022 विश्व दर्शन दिवस का विषय क्या है? तो दोस्तों यानी 2022 विश्व दर्शन दिवस की थीम क्या है? तो दोस्तों इसकी थीम है दोस्तों भविष्य का मानव इसकी थीम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, 2022 विश्व दर्शन की थीम द वुमेन ऑफ द फ्यूचर इसकी थीम है। तो दोस्तों इसका आपने डिटेल जरूर नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, नेशनल पेंशन स्कीम ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों नेशनल पेंशन ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है दोस्तों सूरज भान को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने सूरज भान को नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो दोस्तों नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना 2022 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष भारत की जनसंख्या 1.668 बिलियन होने की उम्मीद है, जबकि चीन की जनसंख्या घटकर 1.317 बिलियन हो जाएगी? तो दोस्तों यह किस वर्ष तक का अनुमान लगाया है? इसमें दोस्तों भारत की जनसंख्या 1.66 बिलियन होने की उम्मीद है और चीन अपनी जनसंख्या घटाने में लगा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों चीन की जनसंख्या घटकर 1.317 बिलियन होने की उम्मीद किस वर्ष तक जताई जा रही है? तो दोस्तों यह जताई जा रही है 2050 तक, यानी 2050 तक भारत विश्व का जनसंख्या के मामले में सबसे नंबर 1 देश हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, 2050 तक भारत की जनसंख्या 1.668 बिलियन होने की उम्मीद है, जबकि चीन की जनसंख्या घटकर 1.317 बिलियन हो जाएगी। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपने टेक शिखर सम्मेलन के रजत जयंती संस्करण का आयोजन किया? तो दोस्तों किस राज्य ने टैंक शिखर सम्मेलन की रजत जयंती का सम्मेलन किया है? तो दोस्तों यह क्या है? कर्नाटक राज्य ने क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों, इनकी सभी की राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। कर्नाटक की बेंगलोर है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, महाराष्ट्र की मुंबई है, गुजरात की गांधीनगर है। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलोर टेक समिट के रजत जयंती संस्करण का उद्घाटन किया। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संग्रहालय भारत ने मार्च 2023 में रजत प्रदर्शनी के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों भारत ने मार्च 2023 में रजत प्रदर्शनी के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों यह किए हैं डेनमार्क के साथ,
यह डेनमार्क के साथ किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, राष्ट्रीय संग्रहालय भारत और कोल्डिंग संग्रहालय डेनमार्क ने रजत प्रदर्शनी के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, ब्राजीलियाई फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता है। तो दोस्तों ब्राजीलियन फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता है। तो दोस्तों यह जीता है जॉर्ज रेसल ने जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, व्याख्या है दोस्तों। व्याख्या है, मार्सिजीड के जॉर्ज रेसलर ने साओ पाउलो में ब्राजीलियन ग्रांड प्रिक्स में अपनी पहली F1 रेस जीती है। तो दोस्तों नोट जरूर कर लें, इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी है। तो दोस्तों यह किस देश ने दी है। तो दोस्तों यह दी है सऊदी अरब ने दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, सऊदी अरब ने भारतीय नागरिकों को देश की यात्रा के लिए वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा करने की छूट देने की घोषणा की है। तो दोस्तों सऊदी अरब में घूमने के लिए अब भारतीयों को पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा करने के बाद सऊदी अरब में भारतीय घूम सकते हैं। तो दोस्तों यह सऊदी अरब ने घोषणा कर दी है, नोट जरूर कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष 3 डेटा सेंटर बाजारों के रूप में उभरा है। तो दोस्तों यह कौन सा शहर उभरा है। तो दोस्तों यह उभरा है सबसे ऊपर, यानी दोस्तों हैदराबाद सबसे ऊपर हो चुका है। अब चलते हैं दोस्तों इसके व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली एशिया प्रांत क्षेत्र के 3 डेटा सेंटर बाजार के रूप में उभरे हैं। यानी दोस्तों हैदराबाद पहले नंबर पर, चेन्नई दूसरे नंबर पर और नई दिल्ली तीसरे नंबर पर। यानी दोस्तों इस तरह से इन तीनों को बाजार सेंटरों को उभरते नज़र किया जा सकता है। तो नोट जरूर कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों यह किस कंपनी ने किया है। यह क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग ने। यह राष्ट्रीय महिला आयोग ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं को किसी भी अवैध या अनुसूचित ऑनलाइन गतिविधि के खिलाफ खड़े होने के लिए जागरूक करने के लिए डिजिटल शक्ति अभियान का 4था चरण शुरू किया। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई और आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।